हे एवरीवन, हेलो। आज हमारा ऑडिट का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। हमारा चैप्टर 1 हमने स्टार्ट करा हुआ है। उसमें हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए, जो कि थे मीन्स ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आज की क्लास ना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक तो इंगेजमेंट्स का टॉपिक लेने वाले हैं, ठीक है, जो कि फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है, बिल्कुल अभी तक जो पढ़ा है ना उससे थोड़ा हट के है। अभी तक हम सारी ऑडिट से रिलेटेड चीजें पढ़ते आ रहे थे, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले हम बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट उठाएंगे, उसके बाद एंगेजमेंट्स उठाएंगे, ठीक है। और एक में एंगेजमेंट से रिलेटेड 2-3 टॉपिक है जिनको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे पूरी। इसी वजह से आज की क्लास जो है वो 2 पार्ट में रहेगी। पार्ट ए में बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट कवर होगा, पार्ट बी में इंगेजमेंट्स कवर होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 पार्ट में क्योंकि मैंने डिवाइड करी है, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट कराने में अप्रोक्सीमेट 45 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। एंड इंगेजमेंट्स वाला टॉपिक कराने में अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर लगेगा, ठीक है। 1 आवर से ऊपर जाएगा एंगेजमेंट्स वाला टॉपिक। अब अगर आप बेनिफिट्स वाला टॉपिक करने के बाद इस लायक हैं कि आप 1 से 1.5 घंटा और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप पार्ट भी आज ही देख लें। अगर आपको लगता है नहीं, हम फ्रेश माइंड से देखना चाहते हैं, हमारे पास टाइम है, तो फिर आप इंगेजमेंट्स वाला टॉपिक एक नए डे पे देखें, अगले दिन देखें। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सुबह ये देख लें, शाम को ये देख लें, कैसे भी कर लें, ठीक है। मैंने आपको बस बता दिया कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती अगर मैं एक साथ बना देता, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टॉपिक्स आज के बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट और एंगेजमेंट से रिलेटेड 2-3 टॉपिक है। सबसे पहला एंगेजमेंट होती क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब आज का टॉपिक शुरू करने से पहले ना पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने कर लिया, बिना देखे रिवाइज करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने करा था वो था मीन्स ऑफ ऑडिट। उसमें क्या था, डेफिनेशन थी, और डेफिनेशन के अंदर 3 की पॉइंट्स है जो हमने एक्सप्लेन करने थे। डेफिनेशन थी, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion there। एक बार मेरे साथ हो गया, एक बार आप लोग पॉज करके खुद से भी बोलना, ठीक है। अब इसमें से कीवर्ड क्या क्या थे, इसमें से 3 कीवर्ड थे। सबसे पहला इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एनी एंटिटी, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन में सिंपल इतना लिखना था ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। एनी एंटिटी के बारे में यही जो आगे वाली लाइन है ना, इसी को एक्सप्लेन करते हुए लिखना था कि भाई प्रॉफिट हो सकता है, कंपनी वो सॉरी एंटिटी प्रॉफिट बनाती हो या ना बनाती हो, फर्क नहीं पड़ता। उसकी लीगल फॉर्म कैसी भी हो, फर्क नहीं पड़ता। उसका साइज कितना भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हर एक तरह की एंटिटी अपना ऑडिट करा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। फिर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को लेके क्या था, हमने सबसे पहले इंडिपेंडेंस क्या होती है वो एक्सप्लेन करा था। इंडिपेंडेंस मतलब क्या था, judgment of a person is not subordinate to wishes or direction of other person, यही था इंडिपेंडेंस। एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए जो कि सही ओपिनियन हो, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। ओके, एक बात और थी इसमें कि एक आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते थे, जैसा कि मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस जो थी उसका आंसर जो था उसमें करके दिखाया था। अच्छा, एग्जाम्पल आप एनी एंटिटी वाले केस में भी लिख सकते थे। प्रॉफिट वाली एंटिटी का एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट का स्माइल फाउंडेशन।
इस तरीके से अपने अपने एग्जाम्पल बना के लिख सकते हैं, इसको रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। फिर अगला टॉपिक करा था ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बिना देखे एक बार रिवाइज करके देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में दो थे। सबसे पहला टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अब ऑडिटर का काम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कमी ना हो। तो वो रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज की लेगा, इसी चीज की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इसमें से तीन की पॉइंट थे जो कि हमें एक्सप्लेन करने थे। एक था रीजनेबल अश्योरेंस, दूसरा था फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड लास्ट फ्रॉड एंड फ्रॉड और एरर। फ्रॉड और एरर में हमने एक्सप्लेन करा था कि दोनों में फर्क होता है इंटेंशन का। फ्रॉड जो है इंटेंशनल होता है, जानबूझ के किया जाता है। एरर जो होती है अनइंटेंशनल होती है, वो गलती से हो जाती है। ऑडिटर को फर्क दोनों से ही पड़ता है। फिर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हर मिसस्टेटमेंट, हर गलती मटेरियल नहीं होती। किसी एंटिटी के लिए एक गलती मटेरियल है तो जरूरी नहीं है वो दूसरी के लिए भी मटेरियल हो। इसमें हमने एग्जांपल लिया था हमारी लोकल स्वीट शॉप का और अडानी पोर्ट्स का। अडानी पोर्ट्स के लिए 2 लाख रुपए साल के कुछ मायने नहीं रखते। अगर उसके एम्प्लॉयज 2 लाख रुपए साल के कुछ भी उसमें स्कैम कर देते हैं 2 लाख रुपए का, अडानी जी उनके पीछे भागेंगे इन डंडा लेके। लेकिन लोकल स्वीट शॉप में अगर 2 लाख रुपए का सामान इधर उधर होता है तो वो बहुत इफेक्ट करेगा, वो उनके लिए मटेरियल अमाउंट है। मटेरियल मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या था, एक सब्सटेंशियल अमाउंट। फिर रीजनेबल अश्योरेंस क्या था। रीजनेबल अश्योरेंस एक हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस है, यानी कि गारंटी नहीं है लेकिन हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस है। अच्छा, अब गारंटी जो थी उसका दूसरा नाम क्या बताया था, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और साथ ही साथ ये बताया था कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, जो कि एक अलग टॉपिक भी है जो हमने क्लास में कवर करा था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में दो पार्ट थे। पहला, ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड होगा, दूसरा ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। अब ऑडिट में जो जो चीजें इंक्लूड होंगी वो तीन थी। सबसे पहला, बिना देखे रिवाइज करते हैं इसको भी, ऑल एस्पेक्ट्स कवर हो जाए। यानी कि ये नहीं कि हम केवल लाइबिलिटीज ऑडिट करेंगे, एसेट्स नहीं करेंगे, या फिर केवल बैलेंस शीट आइटम करेंगे, पी&एल आइटम नहीं करेंगे। ऑडिटर को सारा कुछ कवर करना है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या था, स्कोप ऑफ ऑडिट में, कि रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी चेक करेंगे हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। इसके अंदर दो पॉइंट है। सबसे पहला कि ऑडिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी चेक करता है, और साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल्स जो सॉरी इसकी जजमेंट वो इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम को इवेल्युएट करने के बाद करता है। ठीक है। अच्छा, रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी, ये वर्ड एक्सप्लेन नहीं करने थे लेकिन ये वर्ड के बारे में मैंने बताया था। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, कितना भरोसा उस पर हम कर सकते हैं। सफिशिएंसी, सफिशिएंसी मतलब होता है कि एडिक्वेट क्वांटिटी, मतलब इतना काफी है। ठीक है। जैसे कि हमारे फर्स्ट लेक्चर के केस में जहाँ पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई थी कि भाई ऑडिटर पहले बिल चेक करेगा, टैक्स इनवॉइस चेक करेगा, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे भी जाएगा, फिर गुड्स रिसीव नोट चेक करेगा, फिर परचेज बिल चेक करेगा मटेरियल का। ठीक है। तो वो उतने एविडेंस सफिशिएंट थे, उतनी क्वांटिटी काफी थी। ठीक है। तो सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी ठीक होना। नेक्स्ट जो पॉइंट था इसमें वो था प्रॉपर डिस्क्लोजर। इसमें क्या क्या बातें थी भाई, प्रॉपर डिस्क्लोजर हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमको क्या देखनी है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है तो बता दो वो। फिर मैनेजमेंट जजमेंट, मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट लेती है, जैसे कि सेलेक्ट करना अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये सब जजमेंट मैनेजमेंट की होती है ना। अब वो काम मैनेजमेंट का, जजमेंट मैनेजमेंट की ऑडिटर कैसे उस पर पूरी गारंटी दे दे। ठीक है ना। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, मैनेजमेंट ने क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करी वगैरह वगैरह। साथ ही साथ ऑडिटर को उनकी क्या चीज सिलेक्ट क्या चीज इवेल्युएट करनी चाहिए, है ना, इवेल्युएट अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या इवेल्युएट करेगा, दो चीजें, कि वो सिलेक्शन ठीक था नहीं था, यानी कि सही अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी। दूसरी चीज,
उस पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करा नहीं करा, याद किया? आया याद? लास्ट क्लास का ही टॉपिक है ये, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ये भी याद करते हैं। जो चीजें ऑडिटर की कॉम्पिटेंस से बाहर थी, इसके लिए हमने एग्जांपल लिया था। मैंने आप लोगों को एक कॉपर प्लांट की फोटो दिखाई थी, मैंने आपसे गेस करने को बोला था ये क्या है, आप में से कोई भी गेस नहीं कर पाया था। उसी तरीके से ऑडिटर भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है। हम उससे साइंटिफिक चीजें, टेक्निकल चीजें, मैकेनिकल चीजें, इन चीजों की नॉलेज होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पढ़ा था इसमें एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन। ऑडिटर को जो डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जाते हैं, ऑडिटर उन पे बिलीव कर लेता है। ऑडिटर उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन चेक नहीं करता, वो ये नहीं चेक करेगा डॉक्यूमेंट असली है नहीं है। अगर एंटिटी ने बोला ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये रहे इसके पेपर, ऑडिटर उसको उस एरिया की म्युनिसिपैलिटी में जाके चेक नहीं करेगा। ऑडिटर मान लेगा कि हाँ ये पेपर ठीक है, अगर पेपर शो कर दी। लास्ट पॉइंट था इसमें इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में तीन चार बातें थी। सबसे पहली चीज, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग चीजें। क्यों है अलग अलग? भैया इन्वेस्टिगेशन तो होता है क्रिटिकल एग्जामिनेशन, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर दो लीगल पावर होती है। कौन सी? एक तो लीगल पावर ऑफ सर्च, और दूसरी लीगल पावर कौन सी होती है? लीगल पावर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ। यानी कि जैसे हम कोर्ट में कहते हैं कि मैं जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, हमारी रिलीजियस टेक्स्ट पे हाथ रख के, वैसा ऑडिटर नहीं करवा सकता। तीसरा पॉइंट था इन दोनों का स्कोप। ऑडिट का स्कोप जनरल एंड ब्रॉड, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप स्पेसिफिक एंड नैरोअर। मतलब इन्वेस्टिगेशन का एग्जांपल जो था वो आजकल तेलंगाना में जो चल रहा है, केएफसी और बाकी सारी लोकल स्वीट शॉप्स वहाँ की, उनको एग्जामिन किया गया। क्यों एग्जामिन किया गया? क्योंकि वहाँ पे फूड बेकार क्वालिटी का मिल रहा था। तो वो स्पेसिफिकली वहाँ के फूड की क्वालिटी के लिए जो हुआ उसको इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे, उसको ऑडिट नहीं बोलेंगे। उसका एक स्पेसिफिक रीजन था, उसका स्कोप बहुत नैरो हो गया। इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो हमने कल कवर करा है वो है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। 5 लिमिटेशन है जिसकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले सकता। सबसे पहला, नेचर ऑफ एफआर। एफआर क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने प्रिपेयर करी? मैनेजमेंट ने। उसके लिए उन्होंने लिए जजमेंट, जो कि होते हैं अनसर्टेन। वो अनसर्टेन जजमेंट है, मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर कैसे गारंटी ले ले? हम अपने काम की गारंटी ले सकते हैं, किसी और के काम की गारंटी नहीं ले सकते। दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर क्या चीज थी भाई? जिन प्रोसीजर से ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करता है। जैसे कि लेक्चर 1 के केस में ऑडिटर बहुत सारी चीजें चेक कर रहा था, बिल, टैक्स इनवॉइस, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे जा रहा था, परचेज बिल चेक कर रहा था। ये सब प्रोसीजर जो ऑडिटर यूज करता है उनको ऑडिट प्रोसीजर बोला जाता है, ठीक है। इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, दो तरह की। एक तो लीगल लिमिटेशन और एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन। देखिए प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एग्जांपल क्या दिया था? ऑडिटर 100% चेकिंग नहीं करता। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक चेन है रिलायंस स्मार्ट करके, जिसमें दिन की लाखों ट्रांजेक्शन होती होंगी केवल एक स्टोर से। अब ऑडिटर हर एक ट्रांजेक्शन ही चेक करने बैठेगा, वो उनमें से कुछ 100-150 ट्रांजेक्शन उठाएगा, उनके बेसिस पे चेक कर लेगा कि पूरे की पूरी एंटिटी की ट्रांजेक्शन्स ठीक है नहीं है। इसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सा एग्जांपल लिया था। हमारे घर में दाल बनती है, हम पूरी दाल टेस्ट करके नहीं बताते उसमें नमक ठीक है नहीं। हम एक स्पून टेस्ट करते हैं, अगर उसमें नमक ठीक होता है तो हम मान लेते हैं पूरी ही दाल में नमक ठीक है। तो ऑडिटर पूरी चेकिंग नहीं करता, ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो गई। इसका नाम क्या था? सैम्पलिंग। ये एक अलग टॉपिक है पूरा, इसके ऊपर एक अलग चैप्टर है। फिर लीगल लिमिटेशन क्या थी ऑडिट प्रोसीजर की? वही जो इन्वेस्टिगेशन में होता है। हमारे पास लीगल पावर ऑफ सर्च नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट अगर हमें कोई भी एविडेंस देने से मना करती है, हम मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते। ये एक लीगल लिमिटेशन थी। थर्ड क्या था? नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन वाला जो है कंटेंट, ये हम ऊपर से लेंगे जहां पे हमने नेचर ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिटिंग पढ़ा था, वहीं से। इस चीज को बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं है।
एक जगह लर्न करके हम सेम कंटेंट लिख सकते हैं। चौथी चीज क्या थी? टाइमलीनेस ऑफ एफआर, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइमली करनी होती है। ऑडिटर एक साल का ऑडिट करने में एक साल नहीं लगा सकता, फिर से 2 साल नहीं लगा सकता, उसको 2 से 3 महीने में करना होता है। तो ये एक लिमिटेशन है। और साथ ही साथ इसी में था कि डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन आज मिली है वो हो सकता है कल रेलेवेंट ना रहे, हो सकता है फैक्ट्स चेंज हो जाए। इसके लिए हमने एग्जांपल क्या लिया था कि हम 3 साल से किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं जिसके पास एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट कंसाइनमेंट है, और उसकी सेल 100 करोड़, फिर 110 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़ ऐसे इंक्रीज होती चल रही है हर साल 10-10 करोड़। अब चौथे साल उसका कंसाइनमेंट कैंसिल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सेल बढ़ा के ही दिखाते हैं। क्या ये चीज सही है? ये चीज गलत थी। क्यों? क्योंकि भाई उनका कंसाइनमेंट टूट गया है, अब उनकी सेल ड्रॉप होनी चाहिए थी, उनकी सेल बढ़ रही है उसके बाद भी, तो या तो कोई नया कंसाइनमेंट है या फिर एंटिटी फ्रॉड कर रही है। ठीक है, तो इसलिए डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बाय पासेज ऑफ टाइम। लास्ट पॉइंट जो इसमें था वो था फ्यूचर इवेंट्स। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया बहुत अच्छा है एंटिटी का फ्यूचर, एंटिटी फ्यूचर में बहुत ब्राइट फ्यूचर रखती है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी, आप लोग इस एंटिटी में बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये सब लिख देता है। ऑडिट रिपोर्ट लिखने के अगले ही दिन अर्थक्वेक आ जाता है, एंटिटी की फैक्ट्री, प्लांट, ऑफिस सब बर्बाद हो जाते हैं। कहां से कंपनी प्रॉफिट कमाएगी फिर? ऑडिटर इसी वजह से एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं लेता। ये था अभी तक का हमने जितना भी पढ़ा है टोटल A to Z वो पार्ट। अब आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमारी रेगुलर वाली चलती है उसका एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, केस स्टडी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहली बार दे रहा हूँ मैं केस स्टडी वाला, अभी तक मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे। इसका आंसर मैं कल डिस्कस करूंगा, आप लोग अपना आंसर लिख के लाना, मैं अपना आंसर लिख के लाऊंगा, दोनों आंसर कंपेयर करेंगे, और जो गलतियां आपके आंसर में रह जाएंगी वो आप लोग अपने आंसर में एडिट कर लेना बाद में। चलिए हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे जो है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। क्या है इस टॉपिक में देखते हैं। ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट है, किस किस को फायदा होता है, क्या क्या फायदा होता है, वो सब है इसमें। ठीक है, टाइम वेस्ट करते हुए ना सीधा इस पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन यानी कि आपने एक चीज पढ़ी होगी अपने 11th में, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कौन होते हैं? जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट है, जैसे कि ओनर्स, एम्प्लॉयज, ठीक है, और क्या क्या था, मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज, इसको एक ही जगह लिख लेते हैं, एम्प्लॉयज एंड मैनेज मैनेजमेंट। ठीक है, और कौन कौन होते थे यूजर्स? अपना इन्वेस्टर्स और लेंडर्स। अच्छा, और कौन कौन होते थे? अच्छा, क्रेडिटर्स भी तो होते थे। गवर्नमेंट भी होती थी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना? तो ये लोग यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते थे। अब
इनको लेके क्या पॉइंट लिखा हुआ है, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट गिव कॉन्फिडेंस टू द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग इज क्वालिटेटिव। मतलब मैं आपके पास एक बैलेंस शीट रख दूं, अडानी अडानी पावर की, ठीक है। दूसरी तरफ बैलेंस शीट रख रहा हूं ऑडिटेड अडानी पावर की। आप इस पे बिलीव करना ज्यादा प्रेफर करोगे या इस पे? ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन ऑडिटेड है, जो बैलेंस शीट ऑडिटेड है, उस पे आप रिलाय करना प्रेफर करोगे, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपको यहाँ पे स्टूडेंट या एक नॉर्मल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना कि भाई क्या ही फर्क पड़ जाएगा ऑडिटेड बिना ऑडिटेड। एक इन्वेस्टर हो, आपको अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप बिना ऑडिटेड बैलेंस शीट पे रिलाय करोगे ऑडिटेड पे, ठीक है। तो आप ऑडिटेड पे ही रिलाय करना प्रेफर करोगे, है ना। तो बस यही बात है कि भाई ऑडिट होने के बाद इनकी क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इम्प्रूव हो जाती है। कुछ कुछ कमियां होती हैं जो कि ऑडिटर सही करवा देता है। प्रेजेंटेशन का तरीका होता है जो कि ऑडिटर सही करा देता है, और उसके ऊपर ज्यादा बिलीव किया जा सकता है, फिर उसके ऊपर एक ट्रस्ट करा जा सकता है ज्यादा, ठीक है। तो इस पॉइंट में तो ज्यादा कुछ खास था नहीं, सिंपल ये है कि हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो जाती है, और जो यूजर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। समझते हैं इस पॉइंट को। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट कैसे सेफ गार्ड हो रहा है भाई? देखो ये हो आप, यू, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता रहता है या उसकी नॉलेज रखता है, एक तो होता है कि हम लोग बहुत छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5,000, 6,000, 10,000। जब आप सीए बन जाओगे तब आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आप ऐसे ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप अपना 5-10 लाख रुपए अगर कहीं डाल रहे हो, लेट्स से एशियन पेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। एशियन पेंट्स है, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो 5 लाख, है ना, आप इस कंपनी के कुछ परसेंटेज के ओनर बन गए। अब एशियन पेंट्स का ऑफिस है ये, ठीक है ना। आप क्या करोगे, अगले दिन यहाँ जाके बैठ जाओगे, भाई दिखाओ काम सही से चल रहा नहीं चल रहा। वहां पे कोई एम्प्लॉय सो रहा होगा, आप उसको जाके टपली मार दोगे कि काम कर, क्या कर रहा है यहाँ पे, इस चीज के पैसे ले रहा है मेरे से, उतर चल। या फिर वहां पे जो मैनेजर बैठा होगा उससे कहोगे हट यहाँ से, तू बाहर जा, मैं यहाँ पे, मेरा ऑफिस है, मैं ओनर हूँ, मैं मस्त एसी में बैठ के सोऊंगा। अब करोगे ये चीजें? नहीं। बट कहीं ना कहीं आपका हक बनता है कि आप जानो कि भाई जहां मैंने पैसा लगाया वहां चल क्या रहा है। अब इसमें अगर आप लोग कहो कि भाई मैं अपना एक सीए भेज दूंगा जो जाके चेक कर लेगा कि भाई यहाँ पे काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा, वो चीज पॉसिबल नहीं है बेटा। क्योंकि क्या है, आप ही के जैसे बहुत इन्वेस्टर्स होंगे, और आप तो केवल 5 लाख के इन्वेस्टर हो, लोगों ने करोड़ों में अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा होगा एशियन पेंट्स में। तो ये चीज तो देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि हर कोई अपना अपना वो भेजे, एक सीए भेज दे चेकिंग करने के लिए।
अच्छा, तो फिर क्या करा जाए? ऐसा होता है, जो ऑडिटर होता है, जो कंपनी का ऑडिटर होगा, वो सभी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे इनकी चेकिंग कर लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, भाई सब काम सही चल रहा है नहीं चल रहा। जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रस्ट कर लेंगे कि भाई चलो, एक बंदा है इंडिपेंडेंट बंदा, क्योंकि ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट होता है ना, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो कि कंपनी की वर्किंग्स को चेक कर रहा है, कंपनी सही से काम कर रही नहीं कर रही, कंपनी में कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, मेरा पैसा सेफ है या नहीं, या जो भी रियल पोजीशन है कंपनी की, वो मेरे को आके बता देगा ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स का क्या कहते हैं, पैसा सेफ गार्ड हो जाता है एक ऑडिटर के आने से। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। इन केस ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स में और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डेली अफेयर्स ऑफ कंपनी। बिल्कुल वही बात कि भाई हम जाके तो काम चला नहीं रहे ना, काम तो मैनेजमेंट कर रही है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, as shareholders are the real owners of company, they need an independent mechanism so that financial information is qualitative and reliable. उनको चाहिए था कि भाई कोई आके यहाँ एग्जामिन करे, चेकिंग करे, हमें इंश्योर कर दे कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल है, भरोसेमंद है और क्वालिटेटिव है। क्या ऑडिट से क्वालिटी बढ़ती है? हाँ। क्या ऑडिट से रिलायबिलिटी यानी भरोसा बढ़ता है? हाँ। हेंस देयर इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड बाय एन ऑडिट, यानी कि उनको आश्वासन, या फिर ये कह सकते हैं एक, उनका जो पैसा है वो सेफ हाथों में है, ये चीज की गारंटी तो नहीं बोल सकते, एक रीजनेबल अश्योरेंस उनको मिल जाती है, क्योंकि ऑडिटर तो रीजनेबल अश्योरेंस ही देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मोरल चेक। An audit acts as a moral check on employees from committing fraud for the fear of being discovered by audit। देखो, हम इसके लिए अपने कल वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। हम्म, यहाँ पे क्या चल रहा था? यहाँ पे क्या चल रहा था? इनके पास एक लैपटॉप था, ये एम्प्लॉय थे इन्फोसिस के। ठीक है, ये अपने एचआर से बोलते हैं कि सर, हम ये लैपटॉप स्क्रैप वैल्यू पे बेचेंगे, आप मेरे को नया लैपटॉप दिला देना। ठीक है, अच्छा, इसकी स्क्रैप वैल्यू जो थी 10K थी, या इसको फ्रेश पेज पे समझ लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। ये है मिस्टर ए, जो कि एम्प्लॉय है इन्फोसिस में, एक आईटी कंपनी है बहुत बड़ी। ठीक है, ये इनका एचआर मैनेजर, ये हो गई इनकी आईटी सेल, ये हो गया इनका परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर। ठीक है,
मिस्टर ए को इन्फोसिस ने दे रखा था एक, अब की बार लैपटॉप मेरा पिछली बार से बेटर बना है वैसे, खैर। तो इन्फोसिस ने मिस्टर ए को दे रखा था ये लैपटॉप। ये लैपटॉप की लाइफ थी लेट से 5 साल, ठीक है। अगले ही साल, लैपटॉप दिलाने के अगले ही साल, ये जाते हैं अपने एचआर के पास, कहते हैं कि सर इस लैपटॉप की स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, ठीक है, लेकिन इस लैपटॉप की मार्केट वैल्यू 1 साल यूज हुआ है क्योंकि ये केवल, वो है 50,000। हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि भाई ये लैपटॉप हो चुका है खराब, ये बहुत ज्यादा लैग करता है, ये कंपनी किसी काम का है नहीं, और इसको हम बेच देते हैं मार्केट वैल्यू पे, बट कंपनी को बोलेंगे ये बिका है स्क्रैप वैल्यू पे। जो भी इसका बायर होगा उससे कह देंगे तू हमें 50,000 मार्केट वैल्यू है ना, तू ये हमसे 50 की जगह 40 में ले ले, 10,000 का बिल बना, 10,000 का परचेज बिल बना। अच्छा, अपने एंट्री में अपनी अकाउंट्स में 10,000 की वो परचेज दिखा देगा इस लैपटॉप की, और कंपनी को भी एक लेटर इशू कर देगा कि तुमसे मैंने लैपटॉप 10,000 में खरीदा, बाकी के 30,000 हमें कैश में दे दे। इस लैपटॉप की मार्केट वैल्यू तो 50 थी ना, इन्होंने बायर से बोला कि तुम 40 में ले लो, 10 कंपनी को ट्रांसफर कर दो, 30 हमें दे दो, तुम्हें भी 10,000 का फायदा, 50 का लैपटॉप 40 में मिल गया, ये 30 हम में बढ़ जाएंगे तीनों में, सबको 10,000 का फायदा। अब ये चीज ये लोग कर तो सकते हैं, बट ऑडिटर आ गया, ऑडिटर ने पूछ लिया कि भैया ये लैपटॉप तो 5 साल चलता है ना, बाकी एम्प्लॉयज भी तो चला रहे हैं, आपने 1 साल में क्यों बेच दिया। तो ऐसा करने से पहले इन लोगों को डर लगेगा कि भाई ऑडिटर ने पकड़ लिया, ऑडिटर को पता लग गया, क्या करेंगे फिर। तो ये ना एक मोरल चेक का काम करता है एम्प्लॉयज के ऊपर, वो फ्रॉड करने से पहले डरते हैं कि भाई ऑडिटर पकड़ लेगा, यानी कि इट एक्ट एज अ moral check on employees from committing fraud for the fear of being discovered by audit। ऑडिट करते टाइम पता लग सकता है क्या चालू बना करा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हेल्पफुल टू गवर्नमेंट। यार ये चीज तो बताने की जरूरत है ही नहीं, पहले लेक्चर के दिन ही ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी आप लोगों को मैंने, कि गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है होता है कि ऑडिट कराएं कंपनीज, क्यों, ताकि उनका टैक्स चोरी ना हो। देखिए अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, पहले लेक्चर वाले यही, यहाँ पे क्या था, किसान मोटर्स सेल कर रही थी 10 करोड़ की, नेट प्रॉफिट था 10 नहीं 100 करोड़ की सेल कर रही थी, और 5 करोड़ उनका नेट प्रॉफिट आता था। जब ये बात गवर्नमेंट के कानों तक पहुंची, इन्होंने क्या कर दिया, ये 5 करोड़ को 5 लाख और सेल को 1 करोड़। इससे क्या हुआ, देखो नेट प्रॉफिट 5 लाख, टैक्स नील बनेगा, रिबेट मिल जाएगी, तो इनको नील टैक्स जा रहा है। वहीं पे अगर ये रियल में जो 5 करोड़ कमा रहे हैं उस पे टैक्स देते,
लेट्स अज्यूम 30% टैक्स देते, कम से कम 30% जाता, उससे ज्यादा ही बैठता वैसे तो। 1.5 करोड़ का लॉस हो गया गवर्नमेंट को। अब कह रहे हैं गवर्नमेंट तो लाखों करोड़ों में, हजारों करोड़ों में बात करती है, 1.5 करोड़ से क्या हुआ? ये अकेली कंपनी थोड़ी है, कितनी कंपनीज ऐसा कर रही होंगी, है ना? तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो सही टैक्स कंप्यूट कर पाए लोगों का। इसलिए देखिए लिखते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज। अगर यहाँ पे ऑडिट होता इस एंटिटी का और सही पता लगता कि भाई ये एंटिटी 5 लाख नहीं 5 करोड़ कमाती है, तो गवर्नमेंट इनसे टैक्स लेती, 1.5 करोड़ का टैक्स लेती कम से कम। ऊपर से इनके जैसी और कितनी कंपनीज होंगी जो ये चीज कर रही होंगी, तो गवर्नमेंट को कितना फायदा होता। अभी अगर ऑडिट नहीं हो रहा होता तो गवर्नमेंट को नुकसान है बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हेल्पफुल टू लेंडर्स। लेंडर्स उनको कैसे हेल्पफुल है, देखिए, मैं हूं बिजनेसमैन, ओके। तो मैं हूं बिजनेसमैन, मैंने खोला एक कैफे, इसका नाम रखते हैं, कैफे का नाम रखते हैं कॉफी फूड, ठीक है। अब इस कैफे में क्या था, ये कैफे में शार्क टैंक पे जाता हूँ प्रमोट करने, जहां पे मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती। बट होता क्या है, मेरा ये कैफे बहुत पॉपुलर हो जाता है शार्क टैंक पे जाने से। आजकल ये चीज चलती है, लोग शार्क टैंक पे फंडिंग उठाने से ज्यादा फ्री की एडवर्टीजमेंट करने चले जाते हैं। वही उम्मीद में मैं भी गया, हमारी सीए फोर्ट की पूरी टीम गई कॉफी फूड को प्रमोट करने, पिच डाली, पसंद नहीं आई पिच, सॉरी शार्क्स को पसंद नहीं आई पिच। बट पब्लिक जो थी देखने वाली, उनको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे, हमारी सेल बहुत बढ़ गई। हमें लगा कि भाई हमारी तो बहुत डिमांड आ रही है। हमारा केवल एक ही कैफे था पहले दिल्ली में। हमने क्या करा, हमारी सेल बहुत अच्छी है, प्रॉफिट बहुत अच्छा आने लगे, हमने दिल्ली के ही अंदर 2 ब्रांचेस और खोल ली अलग अलग जगह पे। उस पे भी रिस्पॉन्स अच्छा है। अब हमको क्या लगता है कि हमें ना सारी टीयर 1 सिटीज पे जाना चाहिए। हमने डिसाइड करा कि भाई हम एक मुंबई में भी खोलेंगे, एक बेंगलुरु में भी खोलेंगे, एक पुणे में भी खोलेंगे ब्रांच, चेन्नई में भी खोलेंगे। हमने डिसाइड करा, ठीक है। अब इन जगहों पे ब्रांचेस खोलने के लिए चाहिए था पैसा। हमने क्या करा, अपनी हमने थोड़े से अपने बैलेंस शीट में हमारे जो एसेट्स थे, हमारी लैंड थी, लैंड एंड बिल्डिंग, जो हमारे कैश ऑलरेडी बने हुए थे ना, वो लैंड एंड बिल्डिंग, और क्या क्या एसेट्स, और हमारी थोड़ी सी मशीनरी थी, हम अपनी कॉफ़ी खुद बनाते थे, वो मशीनरी हमारे, हम्म, और जो जो एसेट्स थे, जैसे कि हमने थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, ये सब हमने ओवर वैल्यू करके दिखा दिए, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू करके, ठीक है। और साथ ही साथ हमने क्या करा, हमारी लाइबिलिटीज जो थी वो कम कर दी। कैसे? हमने डिस्क्लोज ही नहीं करी पूरी लाइबिलिटीज।
तो ये बैलेंस शीट में हमने अपनी एसेट साइड बढ़ा ली, लाइबिलिटी साइड कम कर दी। हमने ये क्यों करी? क्योंकि भाई हमको उठाना था पैसा, शार्क्स ने मना कर दिया, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा था? बैंक लोन। अब बैंक से ज्यादा पैसा उठा पाए इसलिए हमने अपने एसेट्स कर दिए ओवर वैल्यू, एसेट्स बढ़ा के दिखा दिए, लाइबिलिटीज कम कर दी, और बैंक ने हमको पैसा दे दिया ज्यादा। अब हमने ज्यादा पैसा उठा लिया, हमारे जो एसेट्स की रियल में वैल्यू थी वो थी 5 करोड़, हमने ओवर वैल्यू कर करके इनको 15 करोड़ का बता दिया, और बैंक से लोन उठा लिया 15 करोड़ का। रियल में होता क्या है, दिल्ली की ब्रांचेस जब तक थी तब सब सही चल रहा था, जैसे ही हमने यहाँ पे ब्रांचेस खोली हमसे मैनेजमेंट हुआ नहीं, और हमारी ब्रांचेस सारी फेल हो गई, कंपनी पूरी लॉस में चली गई। बैंक को देने के लिए पैसे बचे नहीं, ना हम प्रिंसिपल पे कर पा रहे थे, ना हम इंटरेस्ट पे कर पा रहे थे। बैंक आता है हमारे एसेट्स बेचने, हमें हमारे कैफे से धक्के मार के बाहर निकालता है, ऑक्शन करवाता है हमारे एसेट्स की, 5 करोड़ हाथ आते हैं। बैंक बेचारे की कोई गलती नहीं थी, उसने तो हमें भरोसा करके पैसा दिया, लेकिन उनके साथ क्या हो गया, जो आपके साथ आपकी एक्स ने करा था, या आपके एक्स ने करा था, धोखा। ठीक है, तो लेंडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो देख रहे हैं वो ऑडिटेड हों, वो बिल्कुल करेक्ट हों, ताकि वो सही अमाउंट लेंड कर पाए, सही अमाउंट उधार पे दे पाए। इसीलिए इट इज हेल्पफुल टू लेंडर्स। क्यों? बैंकर्स और लेंडर्स क्रेडिट डिसीजन ले पाए कि भाई पैसा लेंड करना है या नहीं करना। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एन ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ। एक एंटिटी में फ्रॉड भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, दोनों हो सकती है कि भाई फ्रॉड भी चल रहा हो, थोड़ी बहुत गलती भी चल रही हो, उसको डिटेक्ट करेगा। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि भाई ऑडिटर का तो ऑब्जेक्टिव ही है। क्या है ऑब्जेक्टिव? To obtain reasonable assurance about whether financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error। ठीक है जी, फ्रॉड और एरर निकालना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? चेकिंग इंटरनल कंट्रोल्स। An audit reviews existence and operation of various controls in entity, hence it is useful at pointing out deficiencies। देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक बार तो इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं जो हमने लैपटॉप वाला लिया था, कि भाई यहाँ पे एक इंटरनल कंट्रोल सेटअप था। इंटरनल कंट्रोल क्या सेटअप था कि भाई ये पहले एचआर पे जाएगा, फिर ये लैपटॉप आईटी सेल पे जाएगा, आईटी सेल बताएगी लैपटॉप खराब है या नहीं, तब जाके परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई परचेज कराओ लैपटॉप, और वो नया लैपटॉप देंगे और पुराना लैपटॉप इनसे ले लेंगे। ये था एक पूरा प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या सोच के बनाया कि भाई एचआर फ्रॉड करने में इन्वॉल्व होएगा, तो मे बी आईटी सेल बना कर दे, आईटी सेल कह दे लैपटॉप सही है, आईटी सेल चल इन्वॉल्व हो भी गया, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर ईमानदारी दिखा दे। बट यहाँ पे हुआ क्या, सभी ने मिलके चूना लगा दिया था कंपनी को, ये लैपटॉप सस्ते में बेच गए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ऑडिट क्या करता है, वो चेक करता है कि ऐसा कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है भी या नहीं। दूसरी चीज, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सच में ऑपरेट हो रहा ही नहीं हो रहा। अब ये चीज वो कैसे करेगा, देखते हैं।
वो पूछेगा मिस्टर ए से, आपने ये लैपटॉप कैसे बेच दिया, आपका ये लैपटॉप खराब कैसे हो गया। बाकी सब लोग 5 साल चला रहे थे, 5 साल की तो बात करी थी मैंने इस एग्जांपल में। जब बाकी लोग 5 साल चला सकते हैं, आपको 1 साल में ही कैसे खराब हो गया। आपका लैपटॉप 1 साल में हैंग करने लगा। आप ऐसा करो, आप मेरे को बायर के पास ले जाओ जिसने खरीदा है। वो ले गया बायर के पास। बायर से पूछा भाई क्या क्या सीन है। उसने बता दिया कि सर ये लोग आए थे, 50,000 का लैपटॉप था, 40,000 में मेरे को बेच के चले गए। पकड़ लिया ऑडिटर ने फ्रॉड। तो वो चेक करता है कि भाई ऑपरेटिंग सॉरी इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है नहीं करता, और दूसरी चीज वो ढंग से ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा। एक और नया एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज को समझने के लिए फिर से। एक कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल बना रखा है, उसके अकाउंटिंग सिस्टम में क्या, मिस्टर ए है, ये क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। फिर इनके बॉस मिस्टर बी, ये तो इनकी पोस्ट मान लेते हैं हम, इनकी पोस्ट थी जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। मिस्टर बी ये हो गए सीनियर अकाउंटेंट। इनको क्या काम दिया भाई, तुम जो जर्नल एंट्रीज पास हुई है उनको वेरीफाई करो, ठीक है। फिर इनके भी सीनियर आ गए, फिर मिस्टर बी के भी सीनियर मिस्टर सी। मिस्टर सी क्या थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मैनेजर। अगर अकाउंट्स वेरीफाई करते टाइम कोई भी गलती निकलती है तो उन गलतियों को रेक्टिफाई करने का काम, रेक्टिफाई करने की अथॉरिटी केवल और केवल मिस्टर सी के पास है। साथ ही साथ मिस्टर सी, बी और ए, एक मिस्टर ए बी सी है जो कि कंपनी के डायरेक्टर है। इनका काम है ये चेक करना कि भाई इनको अथॉरिटी दे रखी है कंपनी ने, कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक चले। तो ये एक इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है क्या, कि भाई एक जना पास करेगा एंट्रीज, दूसरा जना उसको वेरीफाई करेगा। अगर इससे गलती हो भी गई तो ये देख लेगा, चलो इससे भी गलती हो गई, ये देख लेगा, इससे भी हो गई, ये देख लेगा। तो ये एक सिस्टम डेवलप करा हुआ है, एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप करा हुआ है, ताकि कंपनी की जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग एंट्रीज बिल्कुल ठीक हो, उसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि इसमें कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। डेफिशिएंसीज मतलब कि भाई ये दोनों थे कामचोर, मिस्टर सी और मिस्टर बी। इन्होंने क्या बोल दिया कि यार ए सुन, तेरी सैलरी 18,000 है ना, हम तेरी सैलरी 20,000 रुपए कर देंगे अगले साल से। तू बस एक काम कर, जर्नल एंट्री पास करता है ना, मेरा अकाउंट लॉगिन करके वेरीफाई कर दे। गलतियां निकलती हैं तो मिस्टर सी का अकाउंट वेरीफाई कर, मेरे मिस्टर सी का अकाउंट लॉगिन करके वेरीफाई करके रेक्टिफाई भी कर दे। तू हमारे काम भी तू ही कर दे,
हम बैठ के एचआर वाली मैम से गप्पे लड़ाएंगे, तेरे को इंसेंटिव मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, हमको गॉसिप्स मिल जाएंगी, मिस्टर ए भी खुश, बी और सी भी खुश, एचआर वाली मैम भी खुश, कंपनी भी खुश कि भैया काम तो सारा हो रहा है। क्या रियल में काम सारा हो रहा था? नहीं, मिस्टर ए ही पास कर रहा था एंट्री, वही वेरीफाई कर रहा था, वही रेक्टिफाई। अपनी गलती खुद कौन निकाल पाएगा? यहाँ पे सिस्टम डेवलप ही इसलिए करा था कि भाई ए गलती कर दे तो बी निकाल ले, बी कर दे तो सी निकाल ले। रियल में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, एग्जिस्ट करता है, ऑपरेट नहीं हो रहा। ये एक डेफिशिएंसी है, ये एक कमी है इंटरनल कंट्रोल की। इन्हीं को बोला जाता है डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। इसके ऊपर एक ऐसे है, ऑडिटर ये चीजें किस तरीके से मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी, अभी के लिए हम मैनेजमेंट ही समझते हैं, टीसीडब्ल्यूजी गलती से निकल गया मुझसे, तो ये चीजें मैनेजमेंट तक कैसे लेके जाएगा ऑडिटर, कैसे उनसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे इन पे रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर भी एक पूरा ऐसे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑडिट के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसको लर्न करने की टेक्निक भी बताऊंगा मैं अभी। सबसे पहले ऐसी याद करने की कोशिश करते हैं, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन रीड कर करके, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज, हेल्पफुल टू गवर्नमेंट, हेल्पफुल टू लेंडर, डिटेक्ट फ्रॉड और एरर बोथ, चेकिंग इंटरनल कंट्रोल्स। देखिए टोटल 7 है ना। यहाँ पे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली जो बात करी मैंने, यहीं से अपने 7 में से 4 पॉइंट बन रहे हैं। क्या क्या? ओनर्स होते हैं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको क्या बेनिफिट है? सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। एम्प्लॉय और मैनेजमेंट से लेके क्या रिलेटेड पॉइंट था? मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर, बैंकर, इनके लिए हेल्पफुल है ताकि ये सही क्रेडिट डिसीजन ले पाए, है ना, वो सही में डिसाइड कर पाए पैसा देना ही नहीं देना। गवर्नमेंट के लिए क्यों है यूजफुल ऑडिट? टैक्स कंप्यूटेशन। 4 पॉइंट तो अपने यहीं से ये याद हो जाएंगे। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमको पता ही है ना कौन से होते हैं, बस दिमाग में याद करा कि भाई कौन कौन होते हैं। एक तो ओनर्स ही होते हैं, ओनर्स से रिलेटेड क्या पॉइंट था कि भाई उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो। अच्छा, और क्या होते हैं? एम्प्लॉयज मैनेजमेंट, उनके ऊपर एक मोरल चेक रहेगा। और कौन होते हैं? गवर्नमेंट होती है, वो सही टैक्स कंप्यूट कर पाएगी। और लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स होते हैं, वो सब लोग सही क्रेडिट डिसीजन ले पाएंगे। इसके अलावा बस 3 पॉइंट और हैं। सबसे पहला हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और एक था डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ। ये तो ऑब्जेक्टिव से था, ये वाला पॉइंट तो भूल ही नहीं सकते। एंड लास्ट था इंटरनल कंट्रोल की एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस और ऑपरेट कर रहे नहीं कर रहे, ये चीज चेक करता है ऑडिट। साथ ही साथ एक्सटर्न मतलब इन्हीं के अंदर और क्या क्या बातें थी, एक तो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन होती है, और इसी को लेके क्या बातें थी कि कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर बढ़ जाता है, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ वो डेफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं हम। लर्न कर लिया, एक बार फिर से मन में याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो 4 पॉइंट अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही है। कौन से 4 यूजर्स होते थे? ओनर्स, उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड होगा। एम्प्लॉयज, उनके ऊपर मोरल चेक है। गवर्नमेंट, वो सही टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे। क्रेडिटर्स, लेंडर्स, बैंकर्स, वो सही क्रेडिट डिसीजन ले पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज अपनी लिखना जरूरी है? नहीं, जो बुक की अपनी लैंग्वेज है वो लिखना जरूरी नहीं है। आप अपने आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, बस पॉइंट्स की हेडिंग यहाँ पे रखनी पड़ेगी सेम। थोड़ा बहुत इधर उधर हो चलेगी हेडिंग, क्योंकि इसमें कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड है नहीं। अच्छा, फिर
इसके अलावा 3 पॉइंट और थे। सबसे पहला तो वही ऑब्जेक्टिव में से था, क्या, डिटेक्ट फ्रॉड एरर और बोथ। एक था कि भाई क्वालिटेटिव हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, उससे क्या होता है, यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लास्ट था इंटरनल कंट्रोल को लेकर, क्या, इंटरनल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस और ऑपरेशन, ऑपरेट हो रहे नहीं हो रहे, वो दोनों इवेल्युएट हो जाते हैं। कोई डेफिशिएंसी होती है तो पता लग जाती है। इज इट डन? ओके। अब अब ऑलमोस्ट पौन घंटे की क्लास हो गई है। जैसे मैंने बोला था 45 मिनट्स लगेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट वाले टॉपिक में। 45 मिनट्स हो गए। एक छोटा सा टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ ऑडिट, सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट ऑडिट। ये बस रीड करने की चीज है, ठीक है। इसको रीड करके निपटाते हैं फटाफट से। क्या लिखा है देखिए, ऑडिट इज नॉट ऑडिट इज नॉट ऑलवेज लीगली मैंडेटरी। मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि ऑडिट कराना ही कराना है। जैसे कि फर्म्स के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है ऑडिट कराने की, हर फर्म को ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, कुछ फर्म्स को कराना पड़ता है। जैसे कि इनकम टैक्स उनके ऊपर इम्पोज करता है कंडीशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कराने की, उन फर्म्स को ऑडिट कराना जरूरी है। उसके अलावा हर किसी फर्म को ऑडिट नहीं कराना पड़ता। अच्छा, और एग्जांपल चाहिए? सोल प्रोप्राइटरशिप मैंडेटरी नहीं है, कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। क्यों? कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि भाई एवरी कंपनी तुम्हें ऑडिट कराना है। फिर आगे वही लिखा है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है वो भी may also be required to get their accounts audited under tax law। वही बात आ गई, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है कुछ, जैसे कि फर्म्स, उनको ऑडिट कराना पड़ सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर इनकम टैक्स एक्ट बोलता है तो उनको कंपलसरी है ऑडिट कराना, ठीक है। फिर आगे क्या बात है, ऑडिटर इज जनरली अपॉइंटेड बाय ओनर्स और इन सम केस गवर्नमेंट अथॉरिटीज। यानी कि ऑडिटर जनरली या तो उस एंटिटी के ओनर करेंगे अपॉइंट, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी करेंगे, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। अब यहाँ पे HW लिखा हुआ है, ये क्या है? देखिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, जो जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट A अभी देख रहे हैं और पार्ट B अगले दिन देखेंगे, उनके लिए एक होमवर्क है कि भाई उनको चेक करना है कि कंपनीज के केस में जो कि कंपनीज के केस में जो गवर्नमेंट कंपनी होती है एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इन दोनों में कौन कौन ऑडिटर अपॉइंट करता है। ये चीज कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने पढ़ रखी है, कि एक बार रिवाइज करें ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में। ये चीज सिलेबस में है। तो यानी कि ऑडिटर जनरली ओनर्स या गवर्नमेंट अथॉरिटीज अपॉइंट करती हैं। कंपनीज के केस में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, वो आपको होमवर्क में लिख के लाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट रिपोर्ट इज आउटकम ऑफ ऑडिट। ये बात तो मैंने बताई दी थी पहले कि रिजल्ट ऑफ ऑडिट को ऑडिट रिपोर्ट बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इन विच ऑडिटर एक्सप्रेसेस ओपिनियन, ऑडिटर अपना ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्रेस करता है, ये भी पढ़ा है हमने। इट इज सबमिटेड टू द पर्सन मेकिंग सच अपॉइंटमेंट, यानी कि जो पर्सन अपॉइंट करता है ऑडिटर को, उसी को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करी जाती है।
अब यहाँ पे भी आपको एक होमवर्क है उन्हीं बच्चों को जो लोग ए पार्ट और बी पार्ट दोनों अलग अलग दिन देख रहे हैं। ठीक है, आपको पता करना है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी में और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में किस किस को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करी जाती है। ठीक है जी, चलिए। और ये इसका आंसर भी कहाँ मिलेगा, कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ रखा होगा, वहां पे चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, उसमें से आपको पढ़ के इन दोनों होमवर्क को लिख के लाना है। फिर है नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ historical financial information basis. Therefore, audit of financial statement is based on historical financial information. यानी कि देखिए, आपको पता होगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होती है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस बेसिस पे होती है, हिस्टोरिकल बेसिस पे। मतलब जो इवेंट हो चुके उनको रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि जो इवेंट होंगे फ्यूचर में उनको। अकाउंट्स में ये चीज पढ़ी होगी, बेसिक्स 11th क्लास का बेसिक है कि भाई अकाउंटिंग हमारी हिस्टोरिकल बेसिस पे चलती है, जो जो इवेंट हो चुके हैं वो रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो पार्ट ए के लिए बस इतना ही। पार्ट ए में मैं बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट कवर करा चुका हूँ, एक अभी तक का पूरा क्विक रिवीजन ले लिया है। पार्ट बी में कोई रिवीजन वगैरह या इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सीधा हम एंगेजमेंट से पढ़ना शुरू कर देंगे। और पार्ट बी की वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक ही अपलोड हो जाएगी। ये वाली वीडियो दोपहर से पहले अराउंड सुबह ही अपलोड हो जाएगी, 11 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक। ठीक है जी, तो दैट्स इट फॉर पार्ट ए। आप लोगों को ब्रेक लेना है 15-20 मिनट का, तो ब्रेक लेके फिर देख लीजिएगा पार्ट बी। आप लोगों को सुबह पार्ट ए देखने के बाद शाम को पार्ट बी देखना है तो वैसे कर लीजिए, या फिर अलग दिन पे देखना है अलग दिन पे कर देख लीजिए। बट ये चीज, ये होमवर्क उन बच्चों को करके लाना है जो कि पार्ट बी अगले दिन पे देख रहे हैं। और ये वाला होमवर्क क्वेश्चन 3 ये सबको अटेम्प्ट करना ही करना है, इसके लिए कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि ये पहला हल्का सा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा केस स्टडी वाला टच दिया है मैंने इसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों को ट्राई करके आना है। मिलते हैं पार्ट बी में। थैंक यू सो मच।